प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आज आपका स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इससे पहले अपन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या है और मूल अधिकारों से ये किस प्रकार भिन्न है। आज यहाँ जो संविधान में वर्णित मुख्य नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। संविधान की धारा 38 से 51 तक में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 में इसकी परिभाषा दी गई है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। अध्ययन की सुविधा के लिए इनका हम यहाँ वर्गीकरण के रूप में अध्ययन करेंगे कि आर्थिक हित से संबंधित, सामाजिक हित से संबंधित, लोक कल्याणकारी या प्रजातंत्र से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है, यानी राज्य को क्या दायित्व दिए गए हैं देश के नागरिकों के प्रति कि वो आर्थिक क्षेत्र में क्या करने का प्रयास करेगा। तो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित तत्वों में है राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, यानी ये चीज़ का प्रयास करेगा कि स्त्री और पुरुष के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव किए बिना समान जीविका प्रदान करने का प्रयत्न करेगा। राज्य प्रत्येक नागरिक, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा। यानी ये इस आधार पर कि ये पुरुष है या ये स्त्री है, इस स्त्री होने के नाते इसको उसी काम के लिए कम वेतन दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल निषेध है। इस नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है कि प्रयास करेगा कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। राज्य ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि पहुंचे। यानी संपत्ति का एक जगह जब केंद्रीकरण हो जाता है, कुछ व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी हो जाती है तो दूसरे लोग संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। इसलिए संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेख किया गया है कि राज्य इस बात का भी ध्यान रखेगा कि संपत्ति एक जगह केंद्रीकरण न हो, सब लोगों में बंटी रहे ताकि कोई व्यक्ति आर्थिक क्षेत्र से पीड़ित न हो। राज्य श्रमिकों, पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न होने देगा। यानी स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। समाज में श्रमिक वर्गों की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उनके स्वास्थ्य का कहीं दुरुपयोग न हो, यानी उनका शोषण न हो, इस चीज़ का भी राज्य ध्यान रखेगा। ये नहीं है कि एक श्रमिक से 12 घंटे 15 घंटे काम किया जाए तो इससे उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये देखना भी राज्य का कर्तव्य, दायित्व दिया गया है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कहीं भी श्रमिक, कहीं भी कोई उद्योग या कहीं भी अन्य स्थान पर इस प्रकार उनके अधिकारों का दुरुपयोग न हो। राज्य का कर्तव्य होगा कि गांवों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। यानी कुटीर उद्योगों का जो महात्मा गांधी का भी एक तरह से सपना था, तो राज्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगा। राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। यानी निःशुल्क कानूनी सहायता का तात्पर्य ये है कि अपन सब समझते हैं कि कहीं भी विवाद होते हैं छोटे छोटे मामलों में, तो अपने आप में न्यायालय में जाना अपने आप में एक भारी भरकम काम है। वहाँ पैसों की भी आवश्यकता होती है, तो सरकार कमज़ोर वर्गों को जो अपना स्वयं का वकील नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार उपलब्ध कराएगी निःशुल्क कानूनी सहायता। ऐसा भी सरकार का प्रयास रहेगा। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। यानी वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन, ताकि ज़्यादा उपज दे, यानी वैज्ञानिकता को बढ़ावा देना भी राज्य का कर्तव्य है कृषि के क्षेत्र में। दूसरा, सामाजिक हित से संबंधित निर्देशक तत्व है। राज्य औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। यानी कई ऐसे जड़ी बूटियां हैं जो औषधि के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो नशे के रूप में एक व्यक्ति को जीवन को बर्बाद कर सकती है, हानिकारक है। जैसे अपन अफीम की बात करते हैं तो औषधि के रूप में तो उपयोगी है, लेकिन
अन्य स्थिति में अगर नशे के रूप में, लत के रूप में देखती है तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो राज्य इस पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा, केवल औषधीय उपयोग में ही उनका प्रयोग हो सकेगा। राज्य जनता के दुर्बल अंगों, विशेषतः अनुसूचित जातियों, जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यानी समाज में जो दुर्बल वर्ग है, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से, उसको ऊपर उठाने का भी प्रयास है राज्य करेगा। न्याय, शिक्षा तथा प्रजातंत्र से संबंधित निदेशक तत्व है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी न्यायपालिका का सरकार के अन्य अंगों, कार्यपालिका और विधायिका से अलग होना भी आवश्यक है, तभी न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से अपना कार्य कर पाती है। तो राज्य का यह भी प्रयास रहेगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाएगा। यानी ग्राम पंचायत यानी सरकार की एक सबसे शुरुआती कड़ी ग्राम पंचायत होती है, तो उन ग्राम पंचायत को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास है सरकार करेगी, तभी लोकतंत्र हमारा मजबूत हो सकता है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा निदेशक तत्व में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया है। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रयास करेगा। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक जो भारत के विभिन्न समयों में बने हैं, तो उनकी सुरक्षा का दायित्व भी, उनको बनाए रखने का दायित्व भी राज्य को सौंपा गया है। तो इन तत्वों के द्वारा प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा और उसके सुधार के प्रयास की जिम्मेदारी भी राज्य को दी गई है। इसके अलावा हमारे नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में भी बात कही गई है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयास करेगा। यानी हमारी भारत सरकार, हमारा भारत राज्य इस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा में वृद्धि का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों का पालन करना हालांकि बाध्यकारी तो नहीं होता, लेकिन हमारे नीति निर्देशक तत्वों में यह बात कही गई है कि हमारा राज्य इस बात का भी प्रयास करेगा कि राष्ट्रों के आपसी व्यवहार में, विभिन्न देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधियाँ होती है उनका आदर करने से ही शांति स्थापित होती है। और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का प्रोत्साहन, यानी युद्ध अपने आप में कोई रास्ता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद, दो राज्यों के बीच में विवाद हो सकते हैं, सीमाओं से संबंधित हो सकते हैं, अन्य कारण से, तो उन अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करना भी राज्य यानी अपने देश का रहेगा। निदेशक तत्वों के इस ऊपर जो अपन बात की आधार पर कहा जा सकता है कि इन तत्वों के भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी। हमारे देश एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी हमारे नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार के हैं कि अगर उनका हमारा राज्य यानी भारत सही ढंग से लागू करे तो हमारा देश एक उच्च स्तरीय वास्तविक प्रजातंत्र यानी एक मजबूत प्रजातंत्र और एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। तो ये बात कही गई है। और हमारे सरकारों ने जब से हमारा संविधान बना है तब से लेकर अब तक विभिन्न जो ऊपर बताए गए हैं नीति निर्देशक तत्व है, उन नीति निर्देशक तत्वों को ज़्यादा से ज़्यादा रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास भी किया है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।